नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिंह। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और बड़ी संख्या में लोगों के हमें मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं कि वो इस पाठशाला में एडमिशन भी ले रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। आज पाठशाला में पहले आपको बता देता हूं कि पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। युद्ध और महंगाई के बीच प्रधानमंत्री मोदी भर भर कर सोना क्यों खरीद रहे हैं, आज इसके बारे में बात होगी। सबसे बड़े चैलेंज से निपटने के लिए मोदी सोना बांटेंगे, यह चैप्टर भी आपको जरूर देखना चाहिए कि क्या सोना बांटेंगे मोदी। मोदी को गाली दी तो अमेरिका ने बिलावल भुट्टो की छीछालेदर कैसे कर दी। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की घनघोर बेइज्जती का चैप्टर भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा उधर बस चलती रही और इधर लाखों छात्रों का करियर कैसे बर्बाद हो गया, आपको बताऊंगा। आपके बच्चों का भविष्य काला करने वाले नेताओं की आज थोड़ी कायदे से क्लास लगाऊंगा। और आखिर में गजबे है, मैं आपको दिखाऊंगा मोबाइल जो आपके दिमाग को स्लो कर देता है बॉस। खतरनाक मोबाइल जो स्लो कर देगा आपका दिमाग। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहली क्लास। कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद। राहुल गांधी की तुलना भगवान से राम से करने का जो विवाद हुआ, उसमें जब विवाद खड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो बीजेपी ने कहा कि भाई कांग्रेस नेताओं ने चाटुकारिता की हद पार कर दी है। तो अब सलमान खुर्शीद जो है वो अपने बयान से वापस हट रहे हैं, क्योंकि उनके बयान पर संत समाज ने भी आपत्ति जता दी थी। सलमान खुर्शीद अब सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान राम से किसी की तुलना संभव ही नहीं। उनके बयान का मतलब गलत निकाला गया। राहुल गांधी भगवान राम की राह पर चल रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जो ये सीमा विवाद चल रहा है, उस पर बयानबाजी भी चल रही है। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक की 1 इंच जमीन भी महाराष्ट्र को नहीं देंगे। कर्नाटक सरकार अपनी जमीन को बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसके मुताबिक दोनों राज्यों के बीच की विवादित जमीन को महाराष्ट्र में मिलाया जाएगा। इस जमीन में लगभग 865 गांव आते हैं। विधानसभा में यह प्रस्ताव बिना विरोध के पास भी हो गया। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का आज अंतिम संस्कार किया गया। तुनिशा शर्मा के अंतिम संस्कार में आरोपी शिजान की मां और बहन शामिल हुई। तुनिशा मौत मामले में पुलिस ने शिजान से आज 4 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान शिजान पुलिस के सामने रोने लगा। यह भी आरोप है कि शिजान बार बार बयान बदल रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज देश भर में कोविड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस दौरान दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल का दौरा किया। मांडविया ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई। इसके अलावा देश भर के अस्पतालों में कोविड मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान यह देखा गया कि इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए तैयारियां कैसी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने के संकेत दिए। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की थी। बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने पीएम मोदी से शांति के फॉर्मूले को लागू करने के लिए भारत का समर्थन मांगा। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि दोनों देशों के कूटनीतिक तरीके से समाधान निकालना होगा। वहीं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा था कि रूस यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ईरान में एंटी हिजाब प्रदर्शन जो चल रहा था, उसके 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। 1979 की क्रांति के बाद इसे ईरान में सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा है। सरकार हिजाब के जो सख्त नियम है और मॉरलिटी पुलिस को खत्म करने की बात कह चुकी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को सरकार की बात पर भरोसा नहीं। वहीं ईरान में एंटी हिजाब प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा भी दे रही है सरकार। अब तक लगभग 500 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 69 बच्चे शामिल हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सबसे बड़े चैलेंज का चैप्टर, जिसके लिए वो सोना खरीद भी रहे हैं और सोना बांट भी। आजकल आप सुन रहे होंगे, कोई कह रहा है कि भारत के सामने चीन पाकिस्तान का चैलेंज है। जैसे राहुल गांधी ने बोला ना कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं और जब युद्ध होगा तो दोनों मिलकर लड़ेंगे, दोनों से लड़ना होगा। तो वो बता रहे हैं कि चीन पाकिस्तान चैलेंज है इंडिया के लिए। इसी तरह से कोई रूस यूक्रेन युद्ध के चैलेंज की बात कर रहा है और इसमें भारत के रोल की बात हो रही है। जैसे जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर पीस फॉर्मूले में मदद मांगी कि भाई नरेंद्र मोदी जी, आप कुछ मदद कीजिए, कैसे शांति आए। पुतिन से बात हो ही चुकी है। सीआईए कह चुका है कि भाई नरेंद्र मोदी की वजह से रूस ने न्यूक्लियर वॉर नहीं की। तो इंडिया की पावर बढ़ रही है। हर किसी को लगता है इंडिया ही सुलझा सकता है मसला, तो वो अलग चल रहा है।
लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कुछ और है। चीन, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, इससे भी बड़ा एक चैलेंज है जिसको उन्हें झेलना पड़ रहा है बतौर प्रधानमंत्री, और वो चैलेंज है महंगाई का। क्योंकि आपको हमको रोज महंगाई जो है वो परेशान करती है ना। आम आदमी से जुड़ी हुई चीज क्या है? महंगाई है। आप रोज पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ी ही परेशान हो रहे हैं, या चीन बॉर्डर पे क्या हो रहा है उससे आपका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। लेकिन महंगाई तो डायरेक्ट है ना भाई। आप जाएंगे मार्केट में, चीजें महंगी होती चली जाएंगी, फिर आपको परेशानी होगी। तो महंगाई से नरेंद्र मोदी सरकार को लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल हालात हैं उसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे इंडिया में महंगाई है और कैसे दुनिया में महंगाई है। लेकिन महंगाई को रोकने के लिए वैसे तो पीएम मोदी पिछले एक साल से बड़े कदम उठा रहे हैं, जिसका असर भी दिख रहा है, और ये 6% के टारगेट से नीचे आ गई। जैसे अगर आपको महंगाई का एक आंकड़ा दिखाऊं कि इंडिया में इस वक्त महंगाई की स्थिति में, फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी इस महंगाई के बीच में सोना खरीद क्यों रहे हैं और कौन सा सोना बांट रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो जो होलसेल महंगाई, वो भारत के अंदर मई 2022 में ये होलसेल महंगाई, होलसेल इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, ये 15.8% पे थी, यानी करीब करीब 16% के आसपास। नरेंद्र मोदी सरकार इसको खींचकर नवंबर 2022 में इसको 5.8% पे ले आई, मतलब पूरा 10% डाउन कर दिया होलसेल इन्फ्लेशन। अच्छा, जो रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल महंगाई, उसको अगर आप देखें, वो अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में ये 7.7 तक चली गई, क्योंकि दुनिया में हालात बड़े खराब होते जा रहे थे रूस यूक्रेन युद्ध के लिए। लेकिन सरकार ने कदम उठाया और नवंबर 2022 तक इसको भी खींचकर कहां ले आई? 5.9% पे ले आई, मतलब 6% से नीचे। अमेरिका में रिकॉर्ड महंगाई, यूरोप परेशान हो रहा है, लोग खाना छोड़ना पड़ रहा है, इंडिया उसको खींचकर 6% से भी नीचे ले आया। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज ये है कि इसको 6% से या तो 6% पे रखो, उससे नीचे रखो, या जो आरबीआई का आंकड़ा है या उनकी जो अपनी सोच है कि इसको 4% के नीचे लाना है, तो ये उन्होंने टारगेट रखा हुआ कि 4% लाना है। लेकिन 4% लाना चैलेंज है बॉस, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो हालात है, इतनी आसानी से महंगाई नीचे आ नहीं रही है। 6% के नीचे रखना भी अपने आप में दुनिया कह रही है कि बॉस नरेंद्र मोदी कैसे कर दे रहे हैं, हमसे तो नहीं हो पा रहा है। ब्रिटेन में तो सरकार ही गिर जा रही। तो नरेंद्र मोदी उस टारगेट के लिए काम कर रहे हैं कि इससे भी नीचे महंगाई को लाएं, या कम से कम यहीं पे रोके तो। और इसलिए वो सोना खरीदने और सोना बांटने वाला कदम उठा रहे हैं। अब कौन सा सोना खरीद रहे हैं और कौन सा सोना बांटने वाले हैं, आज आपको इसके बारे में बताऊं। तो पहले उस सोने की बात करते हैं जो वो खरीद रहे हैं। वो सोना वही सोना है जो आप गोल्ड मार्केट से खरीदते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी सरकार, देश इस वक्त वही सोना खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है, मैं आज आपको बताऊं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बीते 2.5 साल में रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है, उसने दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा। आप और हम जब पैसा बचा रहे हैं, जेब में रख रहे हैं, क्या खरीदे ना खरीदे सोच रहे हैं, उस वक्त देश की आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, धड़ाधड़ सोना खरीद रही, गोल्ड खरीद रही। इतना गोल्ड दुनिया के किसी और देश के सेंट्रल बैंक ने नहीं खरीदा। आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि भैया क्यों खरीद रहे हैं, अभी बताऊंगा। अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 के बीच आरबीआई ने 132.34 मीट्रिक टन सोना खरीद लिया। इसमें साल 2020 में 41 मीट्रिक टन था, साल 2021 में और ज्यादा 77 मीट्रिक टन, और इस साल सितंबर तक 31 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा है आरबीआई ने। यानी देश में सोना भर भर के रखा जा रहा है। क्यों भाई, अभी बताओ। 1 अप्रैल 2018 से सितंबर 2022, ये 4 साल अगर गिनिएगा, तो आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व में 225 टन का इजाफा कर लिया। मतलब 4 साल से ये चल रहा था, और ये 2 साल में तो और रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई। गोल्ड की जबरदस्त खरीदारी से भारत का जो गोल्ड रिजर्व सितंबर 2022 तक 785.35 टन तक पहुंच गया। और अगर इसको आप समझना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी आए थे तब हमारे पास कितना गोल्ड रिजर्व था और अब कितना गोल्ड रिजर्व है, तो आपको समझ में आएगा कि सरकार कर क्या रही है, फिर कर क्यों रही है, ये आपको बताऊं। तो ये आपको बता रहा हूं, हमारे पास गोल्ड रिजर्व, सोना जो हमारे पास भंडार में हमने रखा हुआ, जैसे आप अलमीरा में रखते हैं, सरकार भी रखती है, आरबीआई भी रखती है। तो 2014 में हमारे पास था 557 टन सोना देश के पास।
आज की तारीख में 2022 में ये सोना जो है, रिजर्व सोना, ये बढ़कर 785 टन पर चला है। 785 टन। अब आप देखिए, अब सवाल है नरेंद्र मोदी सरकार में ये सोना खरीदा क्यों जा रहा है बॉस? आ रहा हूं उस पर क्यों खरीदा जा रहा है। लेकिन भारत अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहा है, यह दिखता है। अगर भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें गोल्ड की हिस्सेदारी देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? मतलब आप जो अपने पास फॉरेक्स रखते हैं, जो विदेशी मुद्रा जमा करके रखते हैं। दुनिया ग्लोबल है ना भाई, आपको सबकी जरूरत पड़ती है, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो रखना पड़ता है देशों को मजबूत आर्थिक स्थिति रखने के लिए, अर्थव्यवस्था रखने के लिए। तो इसमें एक हिस्सा क्या होता है? गोल्ड का होता है। गोल्ड भी एक हिस्सा होता है जो देश जो है वो बचा के रखते हैं। तो हमारा जो हिस्सा है गोल्ड का वो 5.87% से बढ़कर इस वक्त कहां पहुंच गया है? जो हमारा विदेशी रिजर्व है उसमें करीब 8% के आसपास। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में हमारा गोल्ड रिजर्व हमने बढ़ा लिया। और बीते 5 साल में आप देखिएगा तो 5 साल में 36% का जंप आया है गोल्ड रिजर्व में। तभी मैं कह रहा हूं ना कि अभी एकदम ताबड़तोड़ सोना खरीदा जा रहा है। और अगर आप दुनिया से कंपेयर कीजिएगा, वजह अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा पहले ये सब नहीं समझिएगा, फिर वो सीधा मतलब की बात नहीं। मतलब पे आने के पहले बेस मजबूत कीजिए। पाठशाला में बेस मजबूत होता है। गोल्ड रिजर्व की अगर बात कीजिएगा तो भारत दुनिया में 9वें नंबर। और अगर आप दुनिया से कंपेयर कीजिए, आपको हो सकता है लगेगा कि भाई दुनिया में सब लोग खरीद रहे होंगे इसलिए इंडिया भी खरीद रहा है। मैं आपको अगर पिछले 1 साल में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को सबसे ज्यादा बढ़ाया है दुनिया में। 2021 के जुलाई से सितंबर के मुकाबले 2022 के जुलाई से सितंबर का जो आंकड़ा है उसको अगर आप देखिएगा तो दुनिया में गोल्ड रिजर्व देखिए, गोल्ड रिजर्व, सोने का जो भंडार दुनिया में देश रख रहे हैं। अमेरिका के पास, यूएस के पास 8,133 टन सोना है। और इन्होंने 1 साल में 2021 के मुकाबले अगर आप 2022 में देखिएगा, नो चेंज, मतलब इन्होंने अपना गोल्ड रिजर्व नहीं बढ़ाया। 2021 वर्सेस 2022 कोई चेंज नहीं अमेरिका में, वो सोना नहीं खरीद रहा है। अगर आप जर्मनी देखिए, बड़े बड़े देशों की बात कर रहा हूं, जर्मनी के पास 3,351 टन सोना है। इन्होंने क्या कोई बदलाव किया? कोई बदलाव नहीं, सेम पिछले साल के मुकाबले इन्होंने कोई सोना नहीं खरीदा। इटली को आप देखिए, इटली का जो स्टोर है, रिजर्व है सोने का, वो 2,451 टन है। इनका भी सेम है, कोई बदलाव नहीं। फ्रांस 2,436 टन, रूस 2,298 टन। अगर रूस को देखिए जो युद्ध में है, उसने भी 1 साल में खरीदा है सोना, 2,298 टन इन्होंने किया है। इनका कितना चेंज आया है? 6 टन बढ़ा है, 6 टन ऊपर गया है सोना। चीन के पास 1948 टन, कोई बदलाव नहीं। स्विट्जरलैंड 1040 टन, कोई बदलाव नहीं। जापान 846 टन, कोई बदलाव नहीं। लेकिन भारत को देखिए, भारत के पास आज की डेट में जो पिछला आंकड़ा बता रहा हूं सितंबर तक का, 768 टन सोना है और 63 टन का प्लस है पिछले साल के मुकाबले। 63 टन ये लोग नहीं खरीद रहे। रूस 6 टन खरीद रहा है, चीन, अमेरिका कोई नहीं खरीद रहा। भारत में 63 टन का इजाफा हो गया। क्यों भाई? अब यह समझाता कि क्यों इस वक्त भारत सोना खरीद रहा है। सवाल यह है कि आरबीआई इतना गोल्ड क्यों खरीद रहा है और इससे महंगाई का क्या कनेक्शन? इसे आपको इस तरह से समझना होगा कि पहले कोरोना और बाद में युद्ध की वजह से दुनिया के जितने देश हैं सब जगह महंगाई बढ़ी। तो अगर आपको इसको मैं समझाऊं कि यह क्यों हो रहा है, इसको इस तरह से समझिए कि 2 फैक्टर आए। पहले कोरोना आया, फिर आया युद्ध। इन दोनों की वजह से क्या हुआ? महंगाई दुनिया भर में ऊपर जाना शुरू हो गई। यह क्लियर है यहां तक? तो जब महंगाई बढ़ती है तो करेंसी की जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू ये घट जाती है बॉस। भाई आपके यहां महंगाई है,
आप पहले 10 रुपए में मान लीजिए 1 किलो आलू खरीद रहे थे, अब आप 20 रुपए देके 1 किलो आलू खरीद रहे हैं, तो आपके करेंसी की वैल्यू घट गई ना। पहले 10 का नोट लगता था, 20 का नोट लग रहा है। तो महंगाई अगर ऊपर जा रही है तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी नीचे आनी शुरू होती है। लेकिन जो सोना है, जिसको हम गोल्ड कहते हैं, गोल्ड, सोना, यह बड़ा सुरक्षित माना जाता है और यह परंपरा रही है। जैसे आपको याद होगा पुराने जमाने में भी दादी परदादी ये लोग क्या कहते थे, या दादा परदादा क्या कहते थे, सोना खरीद करो, ये सेफ है, ये नीचे नहीं जाने वाला। आप याद कीजिए कि साल 2020 में कोविड के दौरान जब दुनिया भर की मार्केट क्रैश हो रही थी, गिर रही थी ना मार्केट, तब भी गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई पे था, सोना चमक रहा, सोने की चमक कम नहीं हुई, क्योंकि तब भी काफी अनिश्चितता का माहौल था और इसलिए ज्यादातर निवेशक गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे। सब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इसकी कीमत ऊपर चली गई गोल्ड की। दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक भी अपने रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा गोल्ड में जरूर रखते हैं, क्योंकि अगर अनिश्चितता आए, आर्थिक हालात बिगड़े, तो गोल्ड ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती। मान लीजिए रुपीस की वैल्यू कम हो गई, मान लीजिए पाउंड की वैल्यू कम हो गई, मान लीजिए दिनार की वैल्यू कम हो गई, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, कम हो गई, लेकिन सोना जो है इसको सेफ माना जाता है कि भैया ये गोल्ड ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसलिए फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी निवेश, विदेशी भंडार होता है, उसमें गोल्ड को जगह दी जाती है बड़े तौर पर। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि सितंबर से नवंबर के बीच दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने 400 टन से ज्यादा सोना खरीदा। भारत सबसे ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन दुनिया भर के और सेंट्रल बैंक भी खरीद रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी का जो हाल है, उसमें दुनिया भर की करेंसी जो है वो नीचे जा रही है। आप हमारे यहां रोना सुनते हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, एक साल के अंदर। इसी तरह से इजिप्ट की करेंसी है जो 20% गिर गई, उसने 45 टन सोना खरीदा। भारत की जो करेंसी है, भारत की करेंसी ये गिरी है 8% डाउन गई है। और इसी साल सितंबर तक 31 टन सोना भारत ने खरीदा। अब यहां एक बात समझने वाली है कि जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो इसे संभालने के लिए सेंट्रल बैंक अलग अलग उपाय करते हैं, और इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है सोने में इन्वेस्ट करना। करेंसी को सपोर्ट करने के लिए गोल्ड का रिजर्व बढ़ाया जाता है। आपके करेंसी की वैल्यू क्या होती है? आपके नोट के ऊपर क्या लिखा रहता है? मैं 100 रुपया देने का धारक को वचन देता हूं, यही लिखा रहता है ना 100 रुपए के नोट पे। 100 के नोट पे लिखा रहता है ना, वचन देता हूं, लिखा रहता है। अब आप दुनिया भर में आपकी करेंसी की वैल्यू कभी ना रहेगी। भाई आप कहेंगे 100 रुपया, मान लो तुम्हारा रुपया हमने ले लिया, कैसे चुकाओगे तुम अगर तुम्हारे रुपए की वैल्यू गिर रही है? तो आप कहते हैं बॉस मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास सोना पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके पास सोना है, ये मोटा आसान है। तब आपके रुपीस की वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाती है, आपके करेंसी की वैल्यू ऊपर जाती है अगर आपके पास सोना है। अभी आपको दिखाया था ना, अमेरिका के पास भर भर के सोना है। हमारा गोल्ड रिजर्व बढ़ाया जा रहा है, इससे करेंसी को सपोर्ट मिलता है, तो मार्केट आपकी करेंसी को लेकर बेहतर रिस्पॉन्स करता है। मार्केट अगर प्रॉफिट में है तो अर्थव्यवस्था और बेहतर होती है, और जिससे महंगाई अपने आप कंट्रोल में आती है। तो इससे डबल काम हो रहा है, रुपीस को मजबूती दी जा रही है सोना खरीद खरीद के, और सोने को कहा जाता है एक बाड़ा है जिसके अंदर महंगाई रहती है। इसको चारों तरफ आप सोना लिख दीजिए, तो सोना जब तक रहेगा आपके पास, ये महंगाई को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इस बाड़े के अंदर महंगाई फंसी रहती है, अंदर रहो, बोलता है अंदर रहो, मेरी ताकत है, और आपका रुपया भी मजबूत। तो इसलिए भारत में अपने रुपए को मजबूती देने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए और महंगाई कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, आरबीआई भर भर के सोना खरीद रही है। आरबीआई के अलावा दुनिया के कुछ और सेंट्रल बैंक भी हैं जो जमकर गोल्ड खरीद रहे हैं। जैसे कतर के सेंट्रल बैंक ने एक महीने में रिकॉर्ड 15 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के शुरुआती 9 महीनों में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने कुल 637 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा, जबकि साल 2020 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने कुल 272 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा। तो यह तो हुई सोना खरीदने की बात। अब आपको मैंने शुरू में कहा था कि सोना बांटने की भी बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी।
अब आपका मुंह खुला रह जाएगा, सोना बांटेंगे बॉस, कहां लाइन लग रही है, हम भी जाके सोना ले लें। ये जो सोना बट रहा है ये वो वाला गोल्ड नहीं है जो मार्केट से खरीद, ये सोना है जो हमारा देश का किसान उगाता है। इसे कहते हैं खेत में उगने वाला सोना, यानी फसल और अनाज। जो आप कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, तो वो जो किसान सोना उगाता है आज उसकी बात कर रहा हूं। और क्यों वो सोने से कम नहीं, आज आपको यह भी बताता हूं। आपको शायद पता हो, कईयों को हो सकता है नहीं पता होगा, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में शुरू हुई गरीब कल्याण अन्न योजना और खाद्य सुरक्षा योजना दोनों को आपस में मिला दिया। जो आपको गरीब को सस्ते दाम पर अनाज मिलता था और जो गरीब को कोरोना काल में फ्री में अनाज मिलता था, अब दोनों को क्लब कर दिया। और अब अगले 1 साल तक 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त 5 किलो अनाज जो है वो मिलता रहे। सस्ते दर पर मिलने का हिसाब ही नहीं, फ्री में मिलेगा। इन दोनों योजनाओं को मिलाने का मकसद यह है कि लोगों की जरूरतें भी पूरी की जा सकें और अर्थव्यवस्था भी ना गड़बड़ाए। तो नरेंद्र मोदी लगातार दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे महंगाई कंट्रोल में रखो, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करो और लोगों को राहत भी देते हैं। जरूरत पड़ने पर सरकारी स्टॉक का अनाज निकालकर मार्केट में भी लाया जाए, जिससे महंगाई को भी कंट्रोल किया जाए। इसी वजह से सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया। जो मैं खेत में उगने वाला सोना बांटा जा रहा आपको कह रहा था, उसको सुनिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई, वो खुले बाजार में 20 लाख टन गेहूं बेचने जा रहा है। इसे ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत अगले महीने से बेचा जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? यह ऐसी स्कीम है जिसमें समय समय पर गेहूं चावल का सरप्लस स्टॉक, यहां तय स्टॉक से ज्यादा जो अनाज होता है उसे ई ऑक्शन के जरिए खुले बाजार में बेच दिया जाता है। गेहूं चावल इसको सस्ते दर पर बेच दिया। तो एफसीआई जो 20 लाख टन का स्टॉक निकाल रही है, उसे पूरे देश में एफसीआई के अलग अलग डिपो पर छोटे आटा मिलों को सीमित मात्रा में बेचा जाएगा। इस 20 लाख टन गेहूं के स्टॉक को 2250 प्रति क्विंटल के दर पर बेचा जाएगा। तो आपके लिए जो कीमत बैठी, जो आपको वहां मिलेगी, वो कैसे मिल रही है? 2250 रुपीस प्रति क्विंटल। इस रेट पर कौन बेच रहा है? एफसीआई बेचेगा। क्या बेचेगा? गेहूं बेचेगा। 20 लाख टन, जो इस वक्त के मार्केट प्राइस से बहुत कम है। अब इस 20 लाख टन गेहूं से महंगाई कैसे कम होगी बॉस? भाई मार्केट में 20 लाख टन गेहूं बेच दिया एफसीआई ने, तो महंगाई से क्या होगा? महंगाई पे क्या असर पड़ेगा? जब मार्केट में ज्यादा मात्रा में अनाज की उपलब्धता होगी तो स्वाभाविक तौर पर दाम घट जाएगा। भाई कोई चीज की कीमत क्यों बढ़ती है? मिल नहीं रहा है, तो आप कहते हैं तुम एक काम करो, मेरे से 15 रुपया लो मुझे, तो दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं मैं 20 देता हूं तुमको। तो कम होता है तो महंगा हो जाता है। जब ज्यादा हो गया, अच्छा तुम नहीं दोगे, तुमसे ले लेंगे। वो बोलेगा सर मेरे पास आइए, 10 में दे रहा, मैं 5 में दूंगा। तो जब चीज ज्यादा हो जाएगी मार्केट में तो कीमत कम होगी। 20 लाख टन गेहूं बेचा जाएगा, वो मार्केट से सस्ते रेट पर है। इससे भी लोगों को फायदा होगा। भाई जिसके पास खुद ऑलरेडी सस्ते में आएगा तो वो आपको कितना महंगा करके बेचेगा? तो जो अभी मिल रहा है उससे सस्ता हो जाएगा। जिन लोगों ने दाम बढ़ने की उम्मीद में गेहूं स्टॉक किया हुआ था कि अभी बढ़ेगा तो इसमें हम राजा बन जाएंगे, वो भी स्टॉक निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। वो कहेंगे बॉस ये तो रखा रह जाएगा, ये तो कहीं और से खरीद लेंगे। तो वो स्टॉक निकालेंगे, इससे और गेहूं मार्केट में आएगा और गेहूं सस्ता होगा। गेहूं और सस्ता होगा तो गरीब का फायदा होगा, मध्यम वर्ग का फायदा होगा। आपको आटा सस्ता मिलेगा, चावल सस्ता मिलेगा। गेहूं के बाद चावल की भी बारी है तो वो भी होगा। तो इस तरह से करके महंगाई कंट्रोल में आई। एफसीआई के जरिए गेहूं का एक्स्ट्रा स्टॉक बेचने का फैसला इसलिए लेना पड़ा या लिया गया क्योंकि 26 नवंबर को अगर आप देखेंगे, देखिए कैसे धीरे धीरे रेट बढ़ता है। 26 नवंबर को गेहूं जो है वो कितने का मिल रहा था आपको पता है? 2719 रुपए पर क्विंटल का मिल रहा। पर क्विंटल क्यों लिख दिया क्विंटल? इस हफ्ते दिसंबर में अगर आप देखिएगा, दिसंबर 2022, यही गेहूं कितने का मिलने लगा? 2877 रुपए पर क्विंटल। पर क्विंटल यानी एक महीने में गेहूं की कीमत 158 रुपीस ऊपर चली गई। देख रहे हैं? और सरकार क्या कह रही है? हम 2250 रुपए पर क्विंटल देंगे। अभी कितना है? 2877, 600 रुपया करीब कम हो गया। घट गया।
एफसीआई के पास कितना स्टॉक है यह भी आपको बता देता हूं। एफसीआई का जो स्टॉक है, भाई ऐसा नहीं कि हम दे रहे हैं और हमारा माल खत्म हो गया, कल को हम कहां से लाएंगे, यह भी तो संकट लोगों के दिमाग में आ सकता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो स्टॉक है, मतलब देश के पास जो अनाज मौजूद है, वो है कम से कम 74 लाख टन का बफर होना चाहिए। टन का बफर इतना होना चाहिए। मतलब आपके घर में नहीं होता कि एक काम करो, 2 पैकेट चावल कम से कम रखो, उसके बाद जो है ना उसमें पार्टी कर लो, ताकि कल को मान लीजिए लॉकडाउन लगा, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी कोई लॉकडाउन लग नहीं रहा, उदाहरण दे रहा हूं कि अगर कोई मान लीजिए दिक्कत हो जाए, रात में बंद हो गया, तो क्या करेंगे, कहां से लाएंगे? तो 2 पैकेट कम से कम आटा गेहूं रखो घर, उसके बाद वाले बना लो भले पार्टी। तो एफसीआई भी कहती है कि इतना 74 लाख टन बफर हमारे पास होना चाहिए, देश को कभी जरूरत पड़ गई तो अभी के अनुमान के मुताबिक एफसीआई के पास 1 अप्रैल 2023 तक 1 अप्रैल 2023 तक हमारे पास कितना स्टॉक था? 113 लाख टन है हमारे पास। 1 अप्रैल 2023 तक 113 लाख टन हो जाएगा, यानी जो हमें बफर स्टॉक चाहिए 74 लाख टन, उससे हम बहुत आगे हैं और आगे और चले जाएंगे। तो मुश्किल के वक्त के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, भाई हमारे पास है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही एमएसपी पर किसानों से उनकी पैदावार खरीदता है। भले नेता कहते रहे कि एमएसपी नहीं मिल रही, एमएसपी नहीं दे रही है, सरकार एमएसपी बंद करने जा रही है, लेकिन एमएसपी पे खरीद खरीद के रिकॉर्ड जो है हम भर भर के रख रहे हैं स्टॉक। तो यही एफसीआई के स्टॉक से लेकर जो पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहां गरीबों को राशन दिया जाता है। तो एफसीआई अनाज का बफर स्टॉक रखता है ताकि जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सके। वही स्टॉक निकाल कर बेचा जा रहा है कि लीजिए मार्केट में भर भर के कर दीजिए, गेहूं सब सस्ता हो जाएगा, बैठो तुम जमा करके रखो, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। गेहूं के रेट बढ़ने से रोकने के लिए सरकारी स्टॉक से गेहूं इसलिए भी निकालना मुमकिन हो सका क्योंकि सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना और कोविड के दौरान मुफ्त राशन योजना को जोड़ दिया आपस में। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए 2.5 साल से ज्यादा तक 80 करोड़ जनता तक मुफ्त राशन पहुंचे। इस योजना पर 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसमें 1,121 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटा गया। इस योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मिलाकर एनएफएसए के तहत अगले 1 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना जारी रखा जाएगा। यह कह दिया गया कि अभी 1 साल और मिलेगा। इससे केंद्र सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए सालाना का खर्च आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्यों को कोई पैसा खर्च नहीं करना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि राज्य जो पीडीएस सिस्टम के तहत सस्ता अनाज देते थे, यहां से केंद्र ने दिया मान लीजिए 5 रुपए, राज्य कहते थे चलो हम तुमको 3 रुपया और सस्ता दे रहे हैं, तो 2 रुपया का हो गया, या हम फ्री कर दे रहे हैं, तो राज्य का भी 5 रुपया जा रहा है, तो वो फ्री वाला सबको मिलेगा। अब राज्यों को कोई पैसा खर्च करना ही नहीं। अभी तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ते दर पर हर महीने 5 किलो राशन मिलता था। इसमें 3 रुपए प्रति किलो चावल और 2 रुपए का गेहूं मिलता था। सस्ते दर पर गरीबों को बांटा जाने वाला यह राशन केंद्र की तरफ से राज्यों को मिलता था और राज्य से गरीबों को बांटते थे। कुछ राज्य ऐसा करते थे कि केंद्र से आने वाले सस्ते अनाज पर कुछ सब्सिडी देकर उसे और सस्ता करके फिर मुफ्त में बांटते थे। उदाहरण के लिए जो चावल 3 रुपए किलो केंद्र से मिलता था, आंध्र प्रदेश की सरकार उसी चावल पर 2 रुपए की और सब्सिडी देकर उसको 1 रुपया में देती थी। इसी तरह से कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, ओडिशा सब सस्ता अनाज दे रहे थे, सस्ता या मुफ्त देते थे। लेकिन अब केंद्र ने कोविड के दौरान शुरू हुई फ्री राशन योजना को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मिलाकर 1 साल के लिए राशन मुफ्त कर दिया। सस्ते का सिस्टम ही खत्म, सीधा मुफ्त। और इससे राज्यों को भी फायदा होगा कि उन्हें केंद्र से मिलने वाले राशन को और सस्ता करने के लिए सब्सिडी देने की जरूरत नहीं होगी, तो वो पैसा बचेगा, सब्सिडी का खर्च बच गया। इससे 4 फायदे सीधे सीधे दिख रहे हैं। एक तो जरूरतमंदों को फ्री में अनाज मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा पर केंद्र का खर्च भी कम हो गया क्योंकि 2 एक्ट में जा रहा था ना, तो इधर मुफ्त भी दे रहे हैं, उधर एक्ट में भी पैसा जा रहा है, तो डबल पैसा जा रहा है, तो वो बच गया। खाद्य सुरक्षा पर राज्यों का पैसा भी बच गया, उनको सब्सिडी नहीं देनी है। और 2 योजनाओं को एक करने से जो अनाज बचेगा वो ओपन मार्केट में प्राइस कंट्रोल करने में काम आएगा। भाई आप 2 योजना से दे रहे हैं, सस्ता भी दे रहे हैं और फ्री भी दे रहे हैं, उतना थोड़ी खा लेगा 5 आदमी का परिवार। तो वो जो बचेगा डबल देने से वो इधर उधर दे के और मार्केट में प्राइस कंट्रोल होगा, तो महंगाई कंट्रोल होगी। तो ये जो खेत से उगने वाला सोना है वो बांटने की स्कीम चल रही है। यहां एक बात और समझने वाली है कि अनाज को बर्बाद होने से अच्छा है कि उसे बांट दिया जाए या फिर ओपन मार्केट में लाया जाए, जिससे महंगाई कम हो।
भाई इस देश में तो ऐसी सरकारें रही हैं जो अनाज सड़ जाता था लेकिन नहीं देती थी, इस तरह से नहीं देती थी। क्योंकि यूपीए के राज में याद कीजिए, आपको याद नहीं है, अनाज भले ही सड़ जाए उसे बांटा नहीं जाता था इस तरीके से फ्री में। साल 2013 में, बॉस सुनिए, जिनको लग रहा है कि ये क्या कमाल की चीज कर दी, 2013 में उस वक्त तत्कालीन फूड प्रोसेसिंग मंत्री थे शरद पवार। शरद पवार मंत्री थे। उन्होंने खुद कहा था कि हर साल 44,000 करोड़ का इतने का अनाज बर्बाद होता है। इतना अनाज बर्बाद हो जाता था लेकिन मिलता नहीं था गरीबों को फ्री में जैसे आज मिल रहा है। अनाज बर्बाद 2009-10 से जुलाई 2012 के बीच, 9-10 से 2012, जुलाई 2012, इस बीच में कितना अनाज बर्बाद हुआ आपको पता है? 17,546 टन अनाज बर्बाद हुआ। बर्बाद हो गया बॉस, सड़ गया, लेकिन फ्री में नहीं बढ़ी। 2014 से पहले औसतन 5 से 6 हजार टन अनाज की सालाना बर्बादी होती। सालाना 5 से 6 हजार टन बर्बाद हो जाता था, खत्म, किसी के काम का नहीं रहा। अब अनाज की बर्बादी को कैसे कंट्रोल किया गया सुनिए। जो 5-6 हजार टन बर्बाद होता था 2014 से पहले, अनाज बर्बाद होता 5 से 6 हजार टन। आज की तारीख में क्या स्थिति है? 2019-20 आते आते तक व्यवस्था ऐसी की गई, कोल्ड स्टोरेज बनाना और दूसरी चीजें करना, ये 5,000 टन से घट के 1930 टन पर आ गया। 2020-21 में जो बर्बादी हुई अनाज की वो और घट गई, 1693 टन हो गया। ये देश में व्यवस्था की गई, अनाज बर्बाद होने से बचाया जा रहा है और गरीब को अनाज दिया भी जा रहा है। यूपीए सरकार के टाइम पर अनाज की बर्बादी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। जिनको नहीं याद है याद दिला दो। साल 2010 में 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन यूपीए सरकार से कहा था कि एफसीआई के गोदाम में अनाज सड़ने की बजाय सरकार को इसे गरीबों को मुफ्त में बांट देना चाहिए। कोर्ट को कहना पड़ता था कि मुफ्त में दे दीजिए, बर्बाद कर रहे हैं, सड़ा रहे हैं, गरीब को दे दीजिए। इस देश में कोर्ट को बोलना पड़ता था, ऐसी भी सरकार थी। आज गरीब को मिल भी रहा है और महंगाई भी कंट्रोल हो रही है और बर्बादी भी रुक रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी 19 अगस्त को उस वक्त के कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि गरीबों को मुफ्त अनाज देना संभव नहीं है। और यह बात जब सुप्रीम कोर्ट को बताई गई तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि अपने मंत्री को बताइए कि सड़ने वाले अनाज को मुफ्त बांटने की बात हमारा आदेश है, कोई टिप्पणी नहीं है। मतलब कोर्ट हैड टू पुट हिज फुट डाउन, मतलब कोर्ट को कहना पड़ा कि हम आदेश दे रहे हैं, दीजिए फ्री में। इतने हल्के में ले रहे थे, कह रहे नहीं फ्री में नहीं दे सकते। कैसे मिल रहा है बॉस फ्री में आज की डेट में, और आपसे देते नहीं बनता था। तो ये देश में एक चेंज आया है गरीबों की, और इसलिए मुझे लगा कि महंगाई को लेकर किस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है वो देश को समझना और जानना चाहिए। पाठशाला में अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की घनघोर बेइज्जती का चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने वाले बिलावल भुट्टो की कैसे अमेरिका ने छीछा लेदर कर दी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे बयान दिए थे जो बयान ग्लोबल डिप्लोमेसी में नहीं दिए जाते। इसलिए भारत ने ऐसे बयानों को असभ्य बयान कहा था। बिलावल भुट्टो की इस पर खूब खिंचाई भी हुई, लेकिन अभी तो बिलावल भुट्टो की घनघोर बेइज्जती बची हुई थी। पीएम मोदी संडे को वो अमेरिका का टूर करके पाकिस्तान लौट आए, लेकिन अमेरिका में बिलावल भुट्टो के साथ हुआ क्या जरा सुनो, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं कैसे घनघोर बेइज्जती हुई। मैं आपको बताता हूं। बिलावल भुट्टो 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क पहुंचे, जिसके बाद वो 16 दिसंबर तक यूएन की मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क में थे। न्यूयॉर्क की मीटिंग्स खत्म करने के 2 दिन बाद बिलावल भुट्टो 19 दिसंबर को
अमेरिकी विदेश मंत्री से 1-to-1 मुलाकात की उम्मीद में वॉशिंगटन पहुंचे। ये सोचे मैंने मोदी जी पे बोल दिया, अब तो मैं बहुत बड़ा नेता हो गया, अमेरिका का विदेश मंत्री मुझसे 1-to-1 मिलेगा, ये पहुंच गए। लेकिन बिलावल भुट्टो से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मुलाकात ही नहीं की। ये भाई बैठे रह गए, जरा सर से मिलवा दो, बाहर बैठो। उन्हें मीटिंग का टाइम ही नहीं दिया भाई, जबकि एंटनी ब्लिंकन उस वक्त वॉशिंगटन में थे। ऐसा भी नहीं कि भाई कहीं गया हुआ है, भाई वहीं वॉशिंगटन में है, लेकिन बिलावल भुट्टो से नहीं मिले। ब्लिंकन से मिलने के लिए वॉशिंगटन गए बिलावल भुट्टो की मीटिंग वहां अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन से ही हो सकती। उन्होंने कहा विदेश मंत्री जो उप विदेश मंत्री है, डिप्टी, मेरे जूनियर से मिल लो। तुम्हारी हैसियत नहीं लग रही मुझे कि मैं 1-to-1 मिलूं, इस तरह के हालात हो गए। ये भाई बोल के इंडिया पे बहुत खुश हो रहे थे, अमेरिका ने नीचे कर दिया। बिलावल की बेइज्जती किस तरह से हुई उसे आप इस बात से समझिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन उसी दौरान दूसरे देशों के नेताओं से मिल रहे थे, लेकिन इस भाई को बिलावल भुट्टो को भाव ही नहीं दिया। जिस दिन बिलावल भुट्टो ब्लिंकन से मिलने के लिए वॉशिंगटन में थे, उसी दिन यानी सोमवार 19 दिसंबर को एंटनी ब्लिंकन ने एक छोटे से देश माल्टा के विदेश मंत्री इयान बॉर्ग से वॉशिंगटन में मुलाकात कर ली। माल्टा के विदेश मंत्री से मिल लिया, लेकिन बिलावल भुट्टो से कहा कि बैठ नहीं मिले। माल्टा की आबादी कितनी है? 5 लाख की आबादी का देश है। हमारे यहां तो पुडुचेरी में इससे ज्यादा आबादी है। उससे भी छोटे देश के विदेश मंत्री से मिल लिया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भाव नहीं दिया। सोचिए, दुनिया की नजर में 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले पाकिस्तान की हैसियत 5 लाख की आबादी वाले माल्टा से भी कम है। तो हमारे यहां के पुडुचेरी से भी कम आबादी वाले माल्टा की इज्जत पाकिस्तान से ज्यादा है बिलावल भुट्टो। तो अगली बार मुंह खोलने के पहले अपनी इज्जत भी तो देख लिया करो, किसको बारे में क्या बोल रहे हो। लेकिन अभी तक तो बिलावल की और बेइज्जती बची हुई थी। 19 दिसंबर को एंटनी ब्लिंकन माल्टा के विदेश मंत्री से मिले, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मिले नहीं। अच्छा, फिर इनको लगा कि शायद अगले दिन मिल ले, तो 20 दिसंबर को अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया। इसमें कहा क्या गया कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फोन पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से बात की। मतलब ये भाई वहां पहले तो ऑफिस के बाहर खड़ा रहा, मिल लो मिल लो मिल लो। उन्होंने कहा नहीं मिल सकते भाई, बात बताओ क्या बात है। नहीं मिल लो, नहीं बात बताओ। बहुत ज्यादा नाटक किया तो हुआ कि चलो फोन पे बात कर। तो भाई को मिलने का समय नहीं दिया, फोन पे बात हुई और इसमें बाढ़ पीड़ितों की मदद जारी रखने का भरोसा दिया। उनको भी पता था ये कटोरा ही लेके आया होगा, कुछ और कर नहीं सकता। तो मिल के समय कौन बर्बाद करे, तो उन्होंने फोन पे बात कर लिया। अच्छा, तुमको मदद ही चाहिए होगी, मैं दे दूंगा, जाओ अब घर जाओ। अब आप सोचिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री जो उस वक्त वॉशिंगटन में ही थे, उन्होंने बिलावल से मिलना जरूरी नहीं समझा और अमेरिकी विदेश मंत्री से मीटिंग के लिए पूरा जोर लगा रहे बिलावल को सिर्फ एक फोन कॉल में ही निपटा दिया। ये इनकी हैसियत है और ये भारत और भारत के प्राइम मिनिस्टर पे बोले। इसके एक दिन बाद यानी 21 दिसंबर को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से एक प्रेस रिलीज जारी हुई। अब देखिए ये लोग कैसे बेइज्जती अपनी छुपाते हैं। अमेरिका ने तो बता दिया कि फोन पे बात हुई, अब इनको अपने यहां कैसे बेइज्जती छुपानी थी तो थोड़ा सा घुमाया। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से बहुत गर्मजोशी से और बहुत मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई है। बातचीत में सभी द्विपक्षीय संबंधों पर बात की गई। अमेरिका कह रहा है तुमको हम बाढ़ में मदद दे देंगे, ये कह रहे हैं सब विषय पे बात हो गई। लेकिन इसमें यह नहीं बताया इन लोगों ने, बहुत चालू दिखे, कि बिलावल भुट्टो की ब्लिंकन से फोन पर बातचीत हुई या आमने सामने की बातचीत हुई। ये इन्होंने पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में नहीं बताया। यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह बात छुपा ली कि उनके विदेश मंत्री को अमेरिका के विदेश मंत्री से मिलने का वक्त ही नहीं मिला, सिर्फ फोन पे बात करके निपटा दिया गया। अच्छा, इसके बाद बिलावल की और बेइज्जती हुई, खत्म ही नहीं हो रही है। जैसे ईएमआई की किश्त होती है वैसे बिलावल की बेइज्जती की किश्त आ रही। बिलावल से फोन पर बात करने के एक दिन बाद ही एंटनी ब्लिंकन ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने, पनामा के विदेश मंत्री से मुलाकात कर ली। 21 दिसंबर को एंटनी ब्लिंकन वॉशिंगटन में पनामा की विदेश मंत्री जनाइना त्वेनी से मुलाकात कर रहे हैं। पनामा भी एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी करीब 44 लाख और एरिया में ये हमारे यहाँ के झारखंड से भी छोटा है। सोचिए, पनामा के विदेश मंत्री से मिलने के लिए एंटनी ब्लिंकन के पास टाइम था, लेकिन बिलावल भुट्टो से मीटिंग के लिए उनके पास टाइम नहीं था। ब्लिंकन को लगा होगा कि बिलावल से मीटिंग करके क्यों टाइम बर्बाद किया जाए, इसलिए अच्छा कि फोन पर टाइम दे दो, फोन पे बात कर लो, टाइम बच जाएगा। ये तो इनकी हैसियत है। बिलावल की बेइज्जती का एक और सबूत देखिए। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने उनसे मुलाकात नहीं की और अपने जूनियर मंत्री से बिलावल को मिलवा दिया।
जिस दिन ब्लिंकन पनामा के विदेश मंत्री से मिल रहे थे, उसी दिन बिलावल को ब्लिंकन की जगह उनकी जूनियर मंत्री वेंडी शर्मन से मिलना पड़ा। भाई ने देखिए मुंह जो है मुस्कुराने का कितना मुश्किल से बनाया हुआ है, क्योंकि पता तो चल रहा है कि बेइज्जती हो रही है, लेकिन क्या करें, हंसते हुए फोटो तो खिंचाना है। वेंडी शर्मन से ही मिलकर बिलावल को संतोष करना पड़ा। तो अमेरिका ने औकात और हैसियत दोनों दिखा दी। बोलने के लिए तुम इंडिया के खिलाफ बोल दो, लेकिन हैसियत तो यही है, जूनियर से मिल लो, जाओ खत्म करो। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान में भी लोग कह रहे हैं कि आखिर बिलावल भुट्टो की जब अमेरिकी विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं होनी थी तो वो न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन गए क्यों भाई? ब्लिंकन वॉशिंगटन में ना होते तो अलग बात थी, लेकिन वो वॉशिंगटन में थे और पनामा के विदेश मंत्री से मिल रहे थे, लेकिन बिलावल को मिलने का टाइम ही नहीं दिया। ऐसा भी नहीं था कि बिलावल 1-2 दिन के लिए वॉशिंगटन गए थे, पूरे हफ्ते वॉशिंगटन में रह गए, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने उनकी कोई हैसियत ही नहीं समझी। सुनिए पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं। मुझे हैरत इस बात की है कि चलिए हमारे वज़ीर ख़ारजा तो न्यूयॉर्क चले गए, वहाँ पे तकरीबन 1 हफ़्ता से ज़्यादा अमेरिका रहे भी। न्यूयॉर्क में तो चलें G77 प्लस चाइना की मीटिंग थी, वो उन्होंने अटेंड कर भी ली, वो मैंने इस गुज़श्ता रोज़ कहा कि अच्छी बात हुई, एक अच्छी मूव थी। लेकिन अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात नहीं थी तो फिर वाशिंगटन DC जाना क्यों ज़रूरी था? मुझे ये समझ में नहीं आया। अपने आप को हम क्यों इतना गिरा देते हैं कि हम जो भी हमसे मुलाकात कर ले तो बस हम चले जाते हैं। ठीक है, कुछ मीडिया से इंगेजमेंट भी हुई, थिंक टैंक से, इसका मैंने कल जिक्र किया ओवरऑल, लेकिन अगर अपने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात भी आपकी नहीं हो सकती थी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? जो हमारा सफारत खाना है उसने क्या किया? हुसैन हक़ानी साहब क्यों कामयाब नहीं हुई है मुलाकात लेने में? ये भी नहीं था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन वहाँ मौजूद नहीं थे, अमेरिका में वो मौजूद थे, बल्कि उस दौरान उनकी एक मीटिंग भी हुई जो उनके पनामा के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ एंटनी ब्लिंकन की। तो ये कहना भी ज़रा मुश्किल, मतलब ये भी कहना जायज़ ठीक नहीं होगा कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे। वो वहाँ मौजूद भी थे और हमारे वज़ीर ख़ारजा को रिसीव भी नहीं कर सके। और फिर ये भी नहीं है कि वो हमारे वज़ीर ख़ारजा 1-2 दिन के लिए गए हों, वो तो पूरा हफ़्ता वहाँ, बल्कि ज़्यादा ही वहाँ अमेरिका में मौजूद थे। तो थोड़ा सा वक्त भी हमारे उसके लिए नहीं निकाल सके, फॉरेन मिनिस्टर के लिए। अब्दुल बासित पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट, वो खुद कह रहे हैं कि भैया 1 हफ्ता हमारा विदेश मंत्री रहकर आ गया, आपके पास, अमेरिका के पास 10 मिनट का समय नहीं था कि विदेश मंत्री मिल लेते, और वो कह रहे हैं हम खुद अपनी बेइज्जती कराने क्यों जाते हैं पाकिस्तान के लोग। भाई, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एक प्रोफेसर है डॉक्टर मुक्तदर खान, जो पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कोई किसी से मिलने से बचता है और कहता है कि फोन पर बात कर लेंगे, वैसे ही ब्लिंकन ने बिलावल के साथ किया। एक बार उनको भी सुनिए। कि मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। यहाँ पर मैंने तो आई केम अप फुली ग्रोन एंड मैरिड, तो आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ द अमेरिकन डेटिंग सीन, लेकिन फिल्मों में बहुत देखा है। तो जब आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि डोंट कॉल मी, आई विल कॉल यू। उसका मतलब ये होता है कि भाई दूर हो जाए। तो मुझे लगता है एंटनी ब्लिंकन ने भी बिलावल के साथ यही बात की है। डोंट कम, आई विल कॉल यू। मतलब दफ्तर पे ना आए, इधर उधर ना आए, मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगा या व्हाट्सएप पे ट्वीट कर दूंगा। सो आई थिंक दैट इज बिकॉज मतलब कितने बार मिलेंगे और वही बातें करेंगे, राइट? पाकिस्तान के लोग खुद मजाक बना रहे हैं। क्या विदेश मंत्री है? पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि बिलावल को एस जयशंकर से सीखना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी न्यूयॉर्क गए थे और यूएन में अपनी मीटिंग करके वापस आ गए थे, लेकिन बिलावल ब्लिंकन से मिलने की कोशिश में न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंच गए। एक बार इस पर, भारतीय विदेश मंत्री से कैसे सीखना चाहिए पाकिस्तान को, इस पर अब्दुल बासित ने क्या कहा सुनिए। बस आप न्यूयॉर्क चले जाते और वापस आ जाते, जिस तरह भारत के वज़ीर ख़ारजा ने किया। वो अपना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स उन्होंने प्रिजाइड की, वहाँ मुलाकातें की और वापस आ गए। अगर मुमकिन है कि उन्होंने भी कोशिश की हो कि अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात हो जाती, लेकिन अगर नहीं मिली, उनका स्केड्यूल जो उसकी इजाज़त नहीं देता, तो वापस आ गए। वो तो वाशिंगटन DC नहीं गए। तो हमें क्या इस मनसब का ओहदा संभाला, अपना हल्फ लिया, तो उसके बाद वो एक विज़िट करके आए हैं।
बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी पर जो बयान दिया था उसके बारे में वहां के एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये बयान इसलिए दिए गए क्योंकि बिलावल का फोकस पाकिस्तान का पीएम बनने में और इमरान खान से होड़ में बिलावल नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस पर मुक्तदर खान क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। ये अपना जॉब नहीं कर रहा है, ये दूसरे जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। इट्स दैट इज अपेरेंट। उसमें ये होता है कि यू कैन नॉट फोकस ऑन योर जॉब। फॉर एग्जांपल, जयशंकर इज नॉट गोइंग टू ट्राई टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो अपने जॉब फाइनेंस मिनिस्टर पे, फॉरेन मिनिस्टर पे वो फोकस्ड है। इज ट्राइंग टू बी द बेस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दैट ही can be and wants to be. So that is one problem with him. दूसरी चीज ये है कि he is a bit inexperienced, और थर्ड मुझे लगता है कि वो इमरान खान के साथ अब compete कर रहे हैं for populism. So he want to become a populist leader like इमरान खान. इसलिए जो नरेंद्र मोदी के बारे में जो statements वगैरह हैं, मतलब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि बिलावल अभी बच्चा है, इसको दिमाग उस तरह से चलता नहीं है, विदेश मंत्री बन गया है लेकिन इसका फोकस है कैसे प्राइम मिनिस्टर बनना। तो उसके लिए सोच रहा है नरेंद्र मोदी को कोसूंगा तो मेरी चर्चा होगी, तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। अरे उससे थोड़ी होगा। अमेरिका ने औकात दिखा दी है पाकिस्तान के लोग ही बिलावल भुट्टो पर हंस रहे हैं। लेकिन इसके बीच बिलावल की बेइज्जती का एक और चैप्टर बचा हुआ है। अमेरिकी दौरे के बीच बिलावल एक वीकेंड पर अचानक गायब भी हो गए। जब बिलावल की कोई खबर नहीं मिल रही थी तो किसी ने यह फैला दिया कि बिलावल अमेरिका में अरेस्ट हो गए। बताइए, विदेश मंत्री अरेस्ट हो गया, यह खबर फैल गई। 19 दिसंबर को पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन में उनके वॉशिंगटन रिपोर्टर के हवाले से यह खबर छपी कि बिलावल ने न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर की 4 दिन की अपनी यात्रा 16 दिसंबर शुक्रवार को पूरी कर ली थी। इसके बाद सोमवार 19 दिसंबर को वो वॉशिंगटन पहुंचे। बीच में वीकेंड पर उनका कोई अता पता नहीं था। वो रडार से बाहर थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में हर तरह की अफवाहें फैल गईं। पाकिस्तान के वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में डिप्लोमेट्स भी ये बता नहीं पा रहे कि बिलावल भुट्टो वीकेंड पर गायब कहां हो गए। इसी के बाद कहा जाने लगा कि बिलावल भुट्टो को वॉशिंगटन में पकड़ लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे विदेश मंत्री को अरेस्ट नहीं किया गया है, उनको बेइज्जत किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया। ये सब गलत अफवाहें, लेकिन ये नहीं बताया कि बिलावल भुट्टो 2 दिन तक गायब कहां है। तो इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बातों का ज्यादा लोड नहीं। लोड किस बात का लेना है? इस बात का कि आपके बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। पाठशाला में अब आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा अहम चैप्टर, जिनके भविष्य को काला करने वाले नेताओं की आज क्लास लगेगी। आज आपको बताएंगे कि कैसे उधर बस चलती रही और इधर लाखों छात्रों का करियर बर्बाद हो गया। एक सरकारी नौकरी पाने के लिए हमारे देश के युवा कितना इंतजार और कितनी मेहनत करते हैं, इसे वो लोग क्या समझेंगे जो सिस्टम में लीकेज को रोक नहीं पाते और पेपर लीक से लाखों युवाओं की मेहनत और करियर बर्बाद कर रहे हैं। युवा सालों नौकरी की तैयारी करता है, सालों साल करता है, मेहनत करता है, पैसा खर्च होता है मां बाप का, लेकिन जब वो नौकरी का पेपर देने जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो और एग्जाम कैंसिल हो गया। हमारे आपके लिए हेडलाइन हो सकती है, 2 मिनट की चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी की बात होती है, जिंदगी भर की मेहनत की बात होती है। देश के 2 राज्यों में एक के बाद एक ऐसा हो रहा है। इन 2 राज्यों में एक है राजस्थान, दूसरा है बिहार। दोनों जगह पेपर करवाने वाले सिस्टम का हाल क्या है, यह बार बार सामने आता रहा और इसके बावजूद फिर से यहां पेपर लीक हो जाते हैं। राजस्थान में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ तो बिहार में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक हो गया। सिस्टम के इस लीकेज की कीमत आपके बच्चों को चुकानी पड़ती है। एक पेपर लीक की कीमत क्या होती है समझिए। जैसे राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसमें 3,74,000 कैंडिडेट थे। बिहार में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर में करीब 9 लाख कैंडिडेट, यानी पेपर लीक से करीब 13 लाख युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ। और यह तब है जब युवा ऐसे पेपर की तैयारी के लिए बहुत मेहनत और पैसा खर्च करते हैं। तैयारी में औसतन 2 से 3 साल का समय लगता है, क्योंकि नौकरियां हर साल थोड़ी निकलती। औसतन सालाना खर्च लगभग 2 लाख रुपए है इनका, और तैयारी करने वाले 57% छात्र गरीब परिवार से होते हैं। ऐसी नौकरियों के फॉर्म से ही सरकारें करोड़ों रुपए कमा लेती हैं, लेकिन वो पेपर लीक नहीं रोक पाती। जैसे राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, उसके फॉर्म की कीमत 50 रुपए से 400 रुपए थी कैटेगरी के हिसाब से, और इससे सरकार को लगभग 9 करोड़ रुपए की कमाई। इसी तरह से बिहार की बात करूं तो बिहार BSSC परीक्षा फॉर्म की कीमत 135 से 540 रुपए की कैटेगरी के हिसाब से, और फॉर्म से करीब सरकार की कमाई 22 करोड़ रुपए की। यानी सिर्फ फॉर्म बेचकर ही सरकार करोड़ों की कमाई कर लेती।
लेकिन जो पेपर लीक होने से छात्रों का समय बर्बाद होता है बेशकीमती, उसकी कीमत नहीं लगा पाते। राजस्थान में तो यह हाल है कि कोई भी पेपर हो उसका लीक होना तय मान लेते हैं लोग, फिर चाहे सरकार कितने भी इंतजाम करने का दावा करे। यही इस बार हुआ राजस्थान में। इस बार की कहानी आपको बताता हूं। 24 दिसंबर शनिवार को सुबह 9 बजे से सामान्य ज्ञान यानी जीके का एग्जाम होना था। इसके लिए छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंच भी गए, प्रश्न पत्र का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। उदयपुर पुलिस को 23 दिसंबर की रात को खबर मिली कि पेपर लीक हो सकता है। 24 दिसंबर की सुबह उदयपुर के बेकरिया इलाके में पुलिस ने एक बस को पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो पता चला कि बस में लगभग 40 कैंडिडेट्स पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बस चल रही है और उसके अंदर कैंडिडेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इन लोगों के पास से जीके का क्वेश्चन पेपर मिला जिसे एक्सपर्ट की मदद से ये सभी सॉल्व कर रहे थे। यानी पूरे राजस्थान में कैंडिडेट्स एग्जाम सेंटर पर प्रश्न पत्र का इंतजार कर रहे थे, उधर चलती हुई बस में पेपर सॉल्व हो रहा था। पेपर लीक होने के कारण सामान्य ज्ञान की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और अब यह परीक्षा 29 जनवरी को आयोजित हुई। अब जैसे ही परीक्षा रद्द होने की खबर मिली, पूरे राजस्थान में कैंडिडेट्स ने हंगामा शुरू कर दिया। कैंडिडेट्स ने आरपीएससी के खिलाफ नारेबाजी की, सड़कों पर प्रदर्शन किया। कैंडिडेट्स का कहना है कि वो महीनों से इस परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे थे बॉस, और परीक्षा के 5 मिनट पहले कह दिया जाता है कि पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम को रद्द किया जा रहा है। एक बार कैंडिडेट्स को सुनो। जैसे ही अंदर बैठा और 5 मिनट बाद में पता चला 11:45 पे के नहीं 8:45 पे के पेपर आउट हो गया है। तो हम काफ़ी परेशान हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और ये देखो सरकार की नाकामी की वजह से ये पेपर आउट हो रहे हैं। क्योंकि बेचारे जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतनी सर्दी में तो हम एक बार तो आए, ठीक है, और इतनी दूर भी है, मतलब कि देख लो गांव ढूंढने में भी हमको कम से कम 1.5 घंटा लगा है। बाद में अचानक जैसे ही अंदर बैठ गया ऐसे न्यूज मिलती है कि पेपर रद्द हो गया, तो मतलब हमारा कॉन्फिडेंट है ना वो तो आधा हो गया। अब जैसे कि हम साइंस के पेपर में बैठेंगे तो वो कॉन्फिडेंट वही रहेगा कि यार पहला पेपर रद्द हो गया, यार इसका क्या होगा। तो उसमें मतलब हम इतने मजबूती से क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ये छात्रों का दर्द है कि कितने कितने किलोमीटर चल के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जा रहे हैं। सरकारों को समझ ही में नहीं आ रहा। पेपर लीक के मामले में जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनमें सुरेश बिश्नोई नाम का आरोपी राजस्थान के जालौर में सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है। सुरेश ढाका नाम का आरोपी है जो जयपुर में कोचिंग चलाता है। सुरेश बिश्नोई का जीजा है। भजनलाल बिश्नोई नाम का आरोपी है, ये जानवरों का डॉक्टर है। एग्जाम में नकल कराने के आरोप लगे हैं। भूपेंद्र बिश्नोई नाम का आरोपी है जिसका भाई पुलिस में है, तेल चोरी के आरोप में सस्पेंड हो चुका। नेक्सस देख रहे हैं, डॉक्टर भी है, टीचर भी है, दूसरे लोग भी हैं। यह गैंग कई दिनों से पेपर लीक कराने की प्लानिंग कर रहा था। आरपीएससी से पेपर हाथ में आने के बाद कैंडिडेट्स तक पेपर कैसे पहुंचाया जाएगा इसकी भी प्लानिंग है। एग्जाम वाले दिन यानी 24 दिसंबर को सभी कैंडिडेट्स को उदयपुर बुलाया गया। इनमें ज्यादातर कैंडिडेट्स जालौर जिले के। कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर तक ले जाने के लिए किराए पर बस ली गई। बस में सभी कैंडिडेट्स को प्रश्न पत्र दिया गया और उसे सॉल्व करने में मदद की। बस को उदयपुर के अलग अलग इलाकों में घुमाया जा रहा था। बेकरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बस को रोका और उसकी तलाशी ली तो पूरे मामले का खुलासा हुआ कि चलती बस में पेपर लीक और उसको सॉल्व करने का काम चल रहा है। यानी उधर छात्र एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर मिलेगा इसका इंतजार कर रहे थे और उधर बस में पेपर सॉल्व करने का काम चल रहा है। बिहार में पेपर लीक होने के बाद बिहार के युवा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुआवजे की मांग हो रही है। दरअसल इसी साल मई में पेपर लीक की घटना पर उस समय नेता प्रतिपक्ष रहे तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की थी कि हर परीक्षार्थी को 5,000 का मुआवजा दीजिए। अब तेजस्वी सरकार में है तो उनको पुराने बयान की याद दिलाई जा रही। एक बार उनका पुराना बयान सुनाता हूं। दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीक आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। तो नेता ये बातें करते हैं जब सत्ता में नहीं होते, जब सत्ता में आते हैं तो फिर वही कहानी चलती। राजस्थान में जो हो रहा है उसको कैसे रोका जाए ये सोचना चाहिए सरकार। बहुत गंभीर विषय। पाठशाला में छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे आपका फोन तो स्मार्ट होता जा रहा है लेकिन आपके दिमाग को स्लो करता जा रहा है मोबाइल। कैसे, ये एक छोटे से ब्रेक के बाद बताऊंगा।
और अब बात मोबाइल की जो आपके दिमाग को स्लो कर रहा है। अमेरिकन साइकोलॉजिक एसोसिएशन की एक रिसर्च के मुताबिक मोबाइल फोन का साथ होना ही आपके ध्यान को भटकाने के लिए काफी है। फिर चाहे फोन साइलेंट हो या फिर नोटिफिकेशन ऑफ हो या कोई कॉल भी ना आ रही हो, मोबाइल फोन को बार बार देखते रहने से आपका दिमाग स्लो होता जा रहा है। औसतन हर एक व्यक्ति दिन में 85 बार 85 टाइम्स मोबाइल फोन चेक करता है। नहीं देखते हर बार उठा के कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई छूट तो नहीं गया, यानी हर 15 मिनट में एक बार फोन देखता ही देखता है। फोन बार बार देखते रहने की आदत को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से जोड़ा जाता है, यानी धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आपसे कुछ छूट तो नहीं रहा। इसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम माना जाता है और इसलिए मोबाइल बार बार देखना बंद कीजिए। कोई चीज बार बार देखनी है तो उसका नाम है न्यूज की पाठशाला। रोज आइए 8:50 पर आइए, बार बार देखिए, इससे दिमाग स्लो नहीं फास्ट होता है।